हेलो एंड वेलकम टू टेक अफेयर्स। मेरा नाम है सूरज और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं हाल ही में अनाउंस किए गए भारत के डीप ओशन मिशन के बारे में। तो शुरू करते हैं इस लेक्चर को। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इस मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके सिग्निफिकेंस क्या हैं, आखिर ये इतना न्यूज़ में क्यों है, और भी बहुत कुछ जानेंगे इसके बारे में। और साथ ही साथ ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिस प्रकार इसरो डीप स्पेस के लिए कई सारे मिशंस भेज रहा है उनको एक्सप्लोर करने के लिए, उसी प्रकार इस बार इसरो ने डीप ओशन को डिस्कवर करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ न्यूज़ आर्टिकल हैं जिन्होंने इसे कवर किया है। द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस आर्टिकल को कवर किया है। ना आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि क्यों है इतना ये चर्चा में। हाल ही में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने डीप ओशन मिशन पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। समुद्र की गहरी खाइयों का पता लगाने के लिए डीप ओशन मिशन का खाका 2018 में ही तैयार कर लिया गया था। इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने ब्लू इकोनॉमिक पॉलिसी का मसौदा भी तैयार किया गया था। कोविड के चलते इस मिशन को अभी तक डिले कर दिया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के बारे में अगर हम बताएं तो पहले इसे मिनिस्ट्री ऑफ ओशन डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता था। 2006 में इसमें इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी एंड अर्थ रिस्क एवोल्यूशन सेंटर, इन सबको मिलाकर बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। और आप इस फिगर में देख सकते हैं कि हाल ही में एक यूएन की एक संस्था ने भारत को मध्य हिंद महासागर में एक बेसिन अलॉट किया है। आप यहाँ इस फिगर में देख सकते हैं जहाँ पर भारत अपनी माइनिंग करेगा। साथ ही साथ आपको मैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ। क्या है कि समुद्र की गहराई मैक्सिमम 6 से 8 किलोमीटर है, कहीं पर 6 किलोमीटर तो कहीं पर 8 किलोमीटर। अभी तक भारत के पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है जिससे कि वह समुद्र की सतह पर जा सके। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि मनुष्य जो है वह समुद्र की सतह से 1 से 10 मीटर की गहराई तक जा सकता है। जो गोताखोर हैं वह 1 से 100 मीटर की, और जो हमारे पास अभी तक की उन्नत टेक्नोलॉजी है यानी न्यूक्लियर सबमरीन्स, वह भी करीब करीब 300 से 400 मीटर की गहराई तक जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये समुद्र के वाटर प्रेशर को नहीं झेल पाएंगी। इसके लिए इसरो एक वेसल्स को डेवलप कर रहा है। इसके बारे में मैं आपको अभी आगे और बताऊंगा ना। उससे पहले हम जान लेते हैं कि क्या है डीप ओशन मिशन। मिशन की लागत का अनुमान अगले 5 सालों में करीब 4077 करोड़ और इसे 2 चरणों में लागू किए जाने की उम्मीद है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस इस बहुसंस्थागत महत्वाकांक्षी मिशन को लागू करने वाला पहला नोडल मंत्रालय होगा। यह भारत सरकार की ब्लू इकोनॉमिक पहलों का समर्थन करने के लिए एक मिशन मोड प्रोजेक्ट भी होगा। ब्लू इकोनॉमिक आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और नौकरियों और महासागर पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के लिए समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग होगा। ऐसे मिशनों में आवश्यक तकनीक और विशेषज्ञता अब केवल 5 देशों के पास ही हैं: अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन। और भारत अब ऐसा करने वाला 6ठा देश होगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ह्यूमन ऑक्यूपाइड व्हीकल। इस तरीके के व्हीकल को अभी इसरो डेवलप कर रहा है, जिसमें 3 लोगों को लेकर यह व्हीकल समुद्र की गहराइयों में यानी करीब 6 किलोमीटर सी बैंड पर समुद्र की सतह पर जाएगा और अपने मिशंस को अंजाम देगा। हम जानेंगे अभी इसका क्या है मिशन, सब कुछ जानेंगे। मेजर कंपोनेंट्स की बात करें तो गहरे समुद्र में खनन और मानवयुक्त पनडुब्बियों के लिए अभी टेक्नोलॉजीज़ का विकास किया जा रहा है। वैज्ञानिक सेंसर और उपकरणों के एक सूट के साथ 3 लोगों को समुद्र में करीब 6000 मीटर की गहराई यानी करीब करीब 6 किलोमीटर की गहराई तक ले जाने के लिए एक मानवयुक्त पनडुब्बी विकसित की जाएगी। यह हिंद महासागर में उन गहराइयों पर पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स के खनन के लिए एक एकीकृत खनन प्रणाली भी विकसित करेगी। अब कुछ लोगों के मन में होगा कि आखिर ये पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स क्या है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स समुद्र तल पर बिखरी हुई चट्टानें हैं जिनमें लोहा, मैग्नीज, निकल और कोबाल्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। खनिजों का अन्वेषण अध्ययन निकट भविष्य में वाणिज्यिक दोहन का मार्ग प्रशस्त करेगा, जो कि जाहिर सी बात है भारत के विकास के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है।
जब वाणिज्यिक शोषण कोड, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण एक संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा विकसित किया जाएगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं इस फिगर में, ये है वो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स जो कि आलू के आकार का होता है। इसे हम मैग्नीज नोड्यूल्स के भी नाम से जानते हैं। और ये है यहाँ पर माइनिंग सपोर्ट वेसल्स, जिसके माध्यम से इस माइनिंग को किया जाएगा। ये देख सकते हैं क्लियरली, यहाँ पर मैंने दिखाया है इस पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स के फिगर्स को। आगे बढ़ते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज, इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें मौसम से दशकीय समय के पैमाने पर महत्वपूर्ण जलवायु चर के भविष्य के अनुमानों को समझने और प्रदान करने के लिए अवलोकनों और मॉडलों का एक सूट विकसित करना भी शामिल है। गहरे समुद्र में जैव विविधता की खोज और संरक्षण के लिए तकनीकी नवाचार की बात करें तो रोगाणुओं सहित गहरे समुद्र के वनस्पतियों और जीवों की जैव पूर्वेक्षण और गहरे समुद्र में जैव संसाधनों के सतत उपयोग पर अध्ययन का मुख्य फोकस रहेगा। बात करें डीप ओशन सर्वे और एक्सप्लोरेशन की तो हिंद महासागर के मध्य महासागरीय कटक के साथ बहुधातु हाइड्रोथर्मल सल्फाइड खनिज के संभावित स्थलों का पता लगाएगा और उनकी पहचान करेगा। महासागर से ऊर्जा और मीठे पानी का यहाँ पर तात्पर्य है कि पीने योग्य पानी भी बनाया जा सकता है। आगे इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से किया जाएगा। अवधारणा प्रस्ताव के सबूत में अपतटीय महासागर थर्मल ऊर्जा रूपांतरण यानी OTEC संचालित अलवणीकरण संयंत्रों के लिए अध्ययन और विस्तृत इंजीनियरिंग डिज़ाइन की परिकल्पना की गई है। OTEC एक ऐसी तकनीक है जो ऊर्जा निकालने के लिए सतह से 1000 मीटर से कम गहराई तक समुद्र के तापमान के अंतर का उपयोग करती है। ना आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है वो सी फ्लोर, जहाँ पर समुद्री ज्वालामुखी के फटने से कई सारे बेसिन्स और रीजन का निर्माण होता है। और ये है वो OTEC यानी ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जेंस। इससे हम बनाएंगे ऊर्जा और पीने योग्य पानी। इसके बारे में मैं किसी और लेक्चर में आपको बताऊंगा। अभी के लिए हम इसी लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एडवांस्ड मरीन स्टेशंस फॉर ओशन बायोलॉजी, इसका उद्देश्य समुद्री जीव विज्ञान और इंजीनियरिंग में मानव क्षमता और उद्यम का विकास करना है। यह ऑन साइट व्यापार इंक्यूबेटर सुविधाओं के माध्यम से अनुसंधान को औद्योगिक अनुप्रयोग और उत्पाद विकास में अनुवादित करेगा। सिग्निफिकेंस की बात करें तो महासागर जो विश्व के 70% हिस्से को कवर करते हैं, हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। गहरे महासागर का लगभग 95% हिस्सा अभी तक खोजा नहीं गया है। भारत के 3 किनारे महासागरों से घिरे हुए हैं और देश की लगभग 30% आबादी तटीय क्षेत्रों में रहती है। समुद्र मत्स्य पालन और जलीय कृषि, पर्यटन, आजीविका और नीला व्यापार का समर्थन करने वाला एक प्रमुख आर्थिक कारक है। भारत की एक अद्वितीय समुद्री स्थिति है। इसकी 7517 किलोमीटर लंबी तटरेखा 9 तटीय राज्यों और 1382 द्वीपों का घर है। फरवरी 2019 में घोषित 2030 तक भारत सरकार के एक नए विजन ने ब्लू इकोनॉमी को विकास के 10 प्रमुख आयामों में से एक के रूप में उजागर किया है। महासागर भोजन, ऊर्जा, खनिज, दवाओं, मौसम और जलवायु के न्यूनाधिक का भी भंडार है और पृथ्वी पर जीवन का भी आधार है। स्थिरता और महासागरों के महत्व को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड नेशन ने 2021 से 2030 के दशक को सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान के दशक के रूप में घोषित किया है। यहाँ बात करें ब्लू इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स की तो इसमें भारत नॉर्वे स्टॉक फोर्स का एक गठन किया गया है। दोनों देशों के बीच संयुक्त पहल को विकसित करने और उसका पालन करने के लिए 2020 में दोनों देशों द्वारा संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया गया था। सागरमाला परियोजना की अगर हम बात करें तो इसमें बंदरगाहों के आधुनिकीकरण के लिए IT सक्षम सेवाओं के व्यापक उपयोग के माध्यम से बंदरगाह के नेतृत्व वाले विकास के रणनीतिक पहल भी शामिल है। ओस्मार्ट परियोजना की बात करें तो इसमें एक छत्र योजना है जिसका उद्देश्य सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्री संसाधनों का विनियमित उपयोग करना शामिल है। इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन्स मैनेजमेंट, यह तटीय और समुद्री संसाधनों के संरक्षण और तटीय समुदायों आदि के लिए आजीविका के अवसरों में सुधार पर केंद्रित एक संस्था है।
और नेशनल फिशरीज पॉलिसीज़ की बात करें तो भारत में ब्लू ग्रोथ इनिशिएटिव्स को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय मात्स्यिकी नीति है जो समुद्री और अन्य जलीय संसाधनों में मात्स्यिकी संपदा के सतत उपयोग पर केंद्रित है। और हाल ही में IUCN ने कुछ स्पीसीज़ को रेड लिस्ट में डाल दिया है इस डीप ओशन माइनिंग के चलते, क्योंकि ये स्पीसीज होने वाली हैं विलुप्त। स्केली फ्लूट स्नेल, इनको आप देख सकते हैं इस फिगर में, ये हैं वो स्पीसीज जो हाल ही में होने वाली हैं विलुप्त इस माइनिंग के चलते। ना बात करें इसके ऑब्जेक्टिव्स की, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने करीब 8,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है। इसमें द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल सीबेंड अथॉरिटी ने भारत को किया है 75,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया अलॉट सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स के एक्सप्लोरेशन के लिए, जिसको मैंने आपको अभी बता ही दिया है। सो ये है इस वीडियो का अंत। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको साइंस एंड टेक की डेली अपडेट चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको ये सारी अपडेट डेली बेसिस पर मिलती रहती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।